पिछले वीडियो में हम लोग पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन पर ताप के प्रभाव का अध्ययन कर रहे थे कि क्या ताप बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था बदल सकती है या नहीं। तो हम जान गए थे कि अगर किसी भी ठोस पदार्थ को अगर हम उसका ताप बढ़ाते हैं, मतलब उसको गर्म करते हैं, तो द्रव में बदल जाता है, और जब द्रव को गर्म करते हैं तो वह वाष्प में बदल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको जब हम गर्म करते हैं, कुछ ऐसे ठोस पदार्थ जिनको अगर हम गर्म करें तो द्रव अवस्था में नहीं बदलते हैं, बल्कि बिना द्रव अवस्था में बदले डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाते हैं। या अगर उस गैस को हम ठंडा करें तो फिर मतलब कि गैस द्रव में न बदल के डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातज कहते हैं, और इसी के बेस पर हम एक और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। हम जानते हैं कि ठोस का द्रव में बदलना गलना कहलाता है या संगलन कहलाता है, और द्रव का गैस में बदलना वाष्पन होता है। वाष्प का या गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, और द्रव का ठोस में बदलना जमना कहते हैं उसे। तो इसी के बेस पर हम एक अगली हेडिंग होगी हमारी ऊर्ध्वपातन तथा निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन का एक ऊर्ध्वपातन है तथा निक्षेपण या दृढ़ीकरण दो नाम होता है। उसे निक्षेपण भी कहते हैं या उसी को क्या बोलते हैं, दृढ़ीकरण। इंग्लिश होगा ऊर्ध्वपातन का सब्लिमेशन, और निक्षेपण का या दृढ़ीकरण का होता है सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में और वापस, कहने का मतलब वापस कहा कि ठंडा होने पर ठोस में बदल जाते हैं। ऊर्ध्वपातज सब्लिमेट कहलाते हैं, जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, और भी पदार्थ होते हैं। नेफ्थेलिन एक और पदार्थ होता है, या क्या बोलते हैं उसको, आयोडीन। ये ऐसे पदार्थ हैं कि अगर ठोस अवस्था में गर्म करेंगे तो द्रव में न बदल के डायरेक्ट किस में बदल जाएंगे, गैस में। इसी के बेस पर हम एक क्रियाकलाप लिखेंगे। क्रियाकलाप 1.13 आपके बुक में भी है, आपको भी लिखना है। तो वैसे तो हम लिख दिए हैं, आपको सिर्फ फिगर बनाना होगा। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर उसे चूर्ण बनाकर एक चीनी की प्याली, चाइना डिश, चीनी की प्याली मतलब चीनी मिट्टी से है, चीनी की प्याली में डाल देते हैं। एक प्याली में जनरल थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर उसे चूर्ण पाउडर बनाकर एक चीनी की प्याली में डाल देते हैं। चीनी की प्याली मतलब जिसमें चीनी रखा उससे मतलब नहीं है। चाइना डिश का मतलब होता है एक कटोरी होती है, जैसे कप देखे होंगे आपका, तो चीनी मिट्टी का बना हुआ प्याली होगा, उसी को चीनी की प्याली कहते हैं। एक कीप को उल्टा करके उस प्याली के ऊपर रख देते हैं। एक कीप होगा, कीप को उल्टा करके प्याली के ऊपर रख देंगे। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा चित्रानुसार लगा देते हैं। फिगर में जैसा है आप बना लेंगे फिगर को। अब उपकरण को चित्रानुसार सजाकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। चित्र 1.7 आपके बुक में फिगर अच्छे से बनाइएगा, पेन से बनाइएगा, कलम से, पेंसिल का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। अब उपकरण को चित्रानुसार सजाकर धीरे धीरे गर्म करते हैं। उसके जस्ट नीचे, इसी के नीचे आपको फिगर बनाना है। उसके बाद गर्म करेंगे तो क्या होगा। अब हम देखते हैं कि कपूर या अमोनियम क्लोराइड द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे वाष्प में बदलता है। मतलब द्रव में नहीं बदल के, हम देखेंगे उसमें दिखाई भी देगा कि डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, द्रव में नहीं बदल के डायरेक्ट वाष्प में बदल जा रहा है, तथा पुनः ठंडा होकर ठोस अवस्था में कीप की दीवारों पर चिपक जाता है। ऊपर वाष्प बन के गया और जो कीप लगा होगा उसके दीवार पे ठोस बन के चिपक जाएगा, इसलिए कि ऊपर ठंडा है, नीचे गर्म कर रहे हैं। जैसे ही वाष्प ठंडा होगा तो द्रव में न बदल के डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, गैस में। अतः यहाँ से डिफिनीशन है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, तैयार भी होना चाहिए। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ, ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। याद हो जाना चाहिए डिफिनीशन। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन।
तथा गैस से सीधे ठोस में बदलने की, गैस से सीधे का मतलब गैस से द्रव में न बदल कर डायरेक्ट कहाँ किस में बदलेगा, ठोस में। तो गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण, या एक और नाम हम बताए थे दृढ़ीकरण। ठीक है, तो क्रियाकलाप लिख करके यहाँ से मतलब क्रियाकलाप 1.13 लिखिएगा आप लोग। इसको लिख करके फिर यहाँ पे चित्र जहाँ पे लिखे हैं इसके नीचे जस्ट फिगर बनाइएगा, फिगर बुक में दिया हुआ है। फिर उसके बाद नीचे लिख करके ये डिफिनीशन आपको याद हो जाना चाहिए कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण या क्या बोलते हैं, अभी बताए हैं दृढ़ीकरण। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो गर्म कर रहे थे, ताप परिवर्तन का प्रभाव हमारा अब समाप्त हुआ। अब हमको दाब परिवर्तन का प्रभाव पढ़ना है। किस पर, पदार्थ की अवस्था पर दाब के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब दाब बढ़ाने या घटाने से क्या पदार्थ की अवस्था बदलेगी या नहीं बदलेगी। अवस्था तो जानते होंगे, जनरल 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं। इसी को हम पदार्थ की अवस्था बोलते हैं। किसी पदार्थ के अवयवी कणों के बीच की दूरी में अंतर के कारण ही पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। हम पढ़े हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। इन खाली स्थानों को हम अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। और ये भी जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस तीनों के बारे में पढ़े हैं कि ठोस के कणों के बीच अंतरा अणु का स्थान सबसे कम होता है, द्रव के कणों के बीच उससे थोड़ा सा अधिक होता है, और गैस के कणों के बीच अंतरा अणु का स्थान बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम मान लें कि कोई पदार्थ अगर गैस है, उस पदार्थ को हम दबाएं एक सिलेंडर में रख के, या मतलब कहीं भी किसी ऐसी जगह पे कि गैस इधर उधर ना जाए, तो उस पर अगर हम प्रेशर लगाएं तो धीरे धीरे क्या होगा ना, कण उसके पास पहुँचेंगे। और एक कंडीशन आएगा कि हम जानते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच की दूरी पर पदार्थ की अवस्था डिपेंड करती है। अगर दूरी बहुत ही कम है तो ठोस होगा, अगर थोड़ा सा अधिक है तो द्रव होगा, बहुत ज़्यादा है तो गैस होगा। तो हमने प्रेशर लगाना जैसे शुरू किया और दबाते दबाते मतलब कि पदार्थ के कणों के बीच का जो दूरी का रेंज है, हमने द्रव के रेंज में अगर ला दिया तो वो गैस किस में बदल जाएगा, द्रव में। किसी पदार्थ के अवयवी कणों के बीच की दूरी में अंतर के कारण ही पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने से, दाब लगाएंगे तो धीरे धीरे गैस के कण पास पहुँचेंगे, करने से उसके अवयवी कण एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। अतः पदार्थ की अवस्था को दाब परिवर्तन द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। अगर कणों के बीच की दूरी कम होने लगेगी, अगर द्रव के रेंज में आ जाएंगे तो ठोस किस में बदल जाएगा, या गैस किस में बदल जाएगा, द्रव में। ठीक है, यदि किसी गैस का कुछ आयतन एक सिलेंडर में भरकर एक पिस्टन की सहायता से गैस को संपीड़ित किया जाए तो उसे द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि किसी गैस का कुछ आयतन एक सिलेंडर में भरकर एक पिस्टन की सहायता से गैस को संपीड़ित दबाया जाए तो उसे द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा कि आपके बुक में फिगर है 1.8, उसको बना लेंगे तो देखेंगे पहले वाले फिगर में कण दूर दूर है, हमने पिस्टन से उस पर प्रेशर लगाया तो कण और पास हो जाएंगे। सेकंड वाले पर और दाब हमने लगा दिया तो क्या हुआ कि बिल्कुल कण पास हो जाएंगे। तो ये फिगर आप लोग फिर बुक से देख के 1.8 वाला बना लीजिएगा। अतः हम कह सकते हैं कि दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। अगर दाब बढ़ा दिया जाए और ताप घटा दिया जाए तो गैस को द्रव में बदला जा सकता है। जब एक वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर ATM वायुमंडल बोलते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं,
तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहते हैं। जब हम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठोस में बदल जाती है, द्रव में नहीं बदलती है, डायरेक्ट गैस ठोस में बदल जाती है। और जब दाब हटा करके हम 1 atm कर देते हैं, मतलब प्रेशर बढ़ के 1 वायुमंडल हो जाता है, तो वह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रव में बदले बिना डायरेक्ट गैस में बदल जाती है। इसलिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ठोस अवस्था में ही मिले तो इसके लिए हमको प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम ठोस बनाए रखना चाहते हैं तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं, मेन पॉइंट यही है, याद रखिएगा, पदार्थ की अवस्थाएं अर्थात ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। कहने का मतलब अगर पदार्थ की अवस्था बदलनी हो तो उसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर है जो काम करता है। अगर किसी भी गैस को हमको द्रव में बदलना हो तो हम तापमान घटा दें और दाब बढ़ा दें तो वो गैस द्रव में बदल सकती है। एटमॉस्फेरिक दाब या एक वायुमंडल दाब को हम सामान्य दाब कहते हैं। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर की अगर सामान्य दाब की बात हो, पूछा जाए कि सामान्य दाब किसे कहते हैं, तो एक वायुमंडलीय दाब या इंग्लिश में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, A1 atm से डिनोट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सामान्य दाब। यहीं से फिगर देख के आप लोग क्लियर है, यहाँ पे एक ही लाइन में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये ठोस है और ये द्रव और ये गैस, ठीक है। तो ठोस का तीर के हिसाब से देखेंगे, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संगलन। अब यहाँ से आते हैं, द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण, क्लियर। ठोस का द्रव में बदलना संगलन, द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण। फिर उल्टा आते हैं, गैस का द्रव में बदलना संघनन, द्रव का ठोस में बदलना जमना, ठोस का डायरेक्ट गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन और गैस का डायरेक्ट ठोस में बदलना निक्षेपण। सिर्फ ये मतलब कि डायग्राम आपको याद रहेगा तो इसी के बेस पर आप मैक्सिमम इसका सबका डिफिनीशन आराम से लिख सकते हैं। पूछा जाएगा संगलन किसे कहते हैं, तो ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संगलन। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण। निक्षेपण किसे कहते हैं, निक्षेपण किसे कहते हैं, तो गैस का ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। फिर अगर पूछा जाए ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो ठोस पदार्थ का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। संघनन किसे कहते हैं, तो गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। जमना किसे कहते हैं, तो द्रव का ठोस में बदलना जमना या हिमीकरण कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं हिमीकरण, ठीक है। संघनन का एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं द्रवीकरण, ठीक। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरा रूपांतरण। क्वेश्चन 1, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में बदलने के लिए कोई विधि सुझाइए। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें उपस्थित हैं, यही होती हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%, ऑक्सीजन 21 और शेष में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें होती हैं। तो यही वायुमंडल की मेन गैसें हैं। इन गैसों को कम तापमान तथा अधिक दाब पर सरलता से द्रवित किया जा सकता है। और पूछा जाए क्या हम वायु को देख सकते हैं, हवा, यही आंसर आएगा कि हवा को देख नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम क्या बोलते हैं, वायु की अवस्था बदल दें तो वायु को हम देख सकते हैं। जैसे अगर इन गैसों को का तापमान कम कर दें, मतलब वायु में जो गैसें होती हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों का टेम्परेचर हम डाउन कर दें और प्रेशर बढ़ा दें तो ये वायु जो है द्रव अवस्था में बदल जाएगी। और जब द्रव अवस्था में बदल जाएगी तो हमें दिखाई देने लगेगा। तो अगर पूछा जाए कि क्या हम वायु को देख सकते हैं, तो देख सकते हैं। अवस्था बदल के वायु को, हवा को हम देख सकते हैं। अगली हेडिंग है, सबसे लास्ट हेडिंग चैप्टर का, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण के बारे में जानने के बारे में आप समझें कि मान लीजिए अगर जनरल
कोई बर्तन है आपके पास, एक प्लेट ही ले लें। प्लेट में पानी रख करके कहीं भी रख दें, किसी रूम के अंदर। तो हम देखेंगे कि कुछ दिन के बाद धीरे धीरे वो पानी समाप्त हो जाएगा, जबकि ना ही हम उस पानी को गर्म कर रहे हैं और ना ही उसमें से पानी को हटा रहे हैं। आखिर पानी कहाँ चला गया? तो पानी क्या होता है, धीरे धीरे वाष्प में बदल के उड़ जाता है। जैसे जनरल बारिश होती है, खेतों में पानी बहुत ज़्यादा आता है, कुछ पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है और कुछ पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो भाप में बदल के उड़ जाना, यही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण की क्रिया कैसे होती है? दो टर्म होते हैं, एक होता है वाष्पन और एक होता है क्वथन। तो क्वथन में क्या होता है, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो धीरे धीरे गर्म होता है, गर्म होने के बाद द्रव उबलने लगता है। तो द्रव का उबलना क्वथन कहलाता है। उस केस में भी द्रव वाष्प में बदल के उड़ता है। लेकिन बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं, तो इसीलिए हम वहाँ लिखवाए थे क्वथन में कि क्वथन एक समष्टि प्रक्रिया है, मतलब पूरे द्रव के अंदर हलचल हो जाती है। लेकिन वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण केवल सतह पर होता है। जैसे तालाब में अगर देखेंगे तो तालाब के ऊपरी सतह से जल का वाष्पन होता है, लेकिन पूरे मतलब कि तालाब में जो जल के मॉलिक्यूल्स हैं वो गति नहीं करते, मतलब हलचल नहीं दिखाई देता है। सिर्फ सतह से धीरे धीरे वाष्पन होता है। इसी ये वाष्पन क्यों होता है, वाष्पन किस ताप पर होता है? जबकि हम जानते हैं कि जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बदलता है गैस में, लेकिन किसी भी तालाब का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है और धीरे धीरे उसका पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? तो वाष्पीकरण की अगर डिफिनीशन की हम बात करें तो क्वथनांक से कम ताप पर अगर कोई भी द्रव गैस में बदलता है तो इसी प्रक्रिया को हम वाष्पन बोलते हैं। याद रखें, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाएगा या वाष्पीकरण कहलाएगा। क्वथनांक से कम ताप पर मतलब जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 100 से कम टेम्परेचर पर अगर जल गैस में बदल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? वाष्पन। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना, वाष्प और गैस में क्या अंतर है? तो क्वथनांक से अधिक ताप पर या क्वथनांक पर अगर कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में पाया जाता है, क्वथनांक या क्वथनांक से उच्च ताप पर अगर कोई भी द्रव गैसीय अवस्था में पाया जाता है तो उसको हम गैस कहते हैं। लेकिन अगर क्वथनांक से कम ताप पर कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में पाया जाता है, मतलब कोई द्रव, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाष्प। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। जानते भी हैं पदार्थ के कण आपस में मतलब गति करते रहते हैं, कंटिन्यूअस। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में एक निश्चित मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। जब गति करेंगे तो गतिज ऊर्जा होगी। तो चाहे वह ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, तो उसके कणों के बीच में एक निश्चित एनर्जी होती है। टेम्परेचर अगर फिक्स हो, टेम्परेचर हम घटाएं या बढ़ाएं नहीं। तो द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ भागों में इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। कहने का मतलब होता है, द्रव के जो कण होते हैं तो दोनों के बीच में, कणों के बीच में आकर्षण बल भी होता है और कणों के बीच में गतिज ऊर्जा भी होती है। तो गतिज ऊर्जा की वजह से कण गति करते हैं, जबकि आकर्षण बल की वजह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन होता क्या है ना, कभी कभी मतलब सतह पर जो कण होते हैं उसके कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे इतनी अधिक गतिज ऊर्जा हो जाती है। अब सतह पर है, सतह के बाहर तो द्रव है नहीं, तो होता क्या है, जब टेम्परेचर जब गतिज ऊर्जा कुछ कणों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दो कणों के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो समाप्त होता है और ये कण वायुमंडल में चले जाते हैं सतह छोड़ के। इसी बेस पर ये डिफिनीशन है कि क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ये याद होना चाहिए डिफिनीशन। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। उदाहरण है उसका, खुले पात्र में रखा हुआ जल समय के साथ धीरे धीरे कम होने लगता है। यह वाष्पीकरण के कारण ही होता है। अगर एक प्लेट में आप रख दें, जल को बाहर ले जाकर धूप में रख दिया जाए, या कहीं मतलब अगर जल्दी रिजल्ट देखना हो तो धूप में रख दो, तो होगा क्या है, धीरे धीरे सब जल ख़त्म हो जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा कुछ देर के बाद देखोगे तो कुछ कमी आएगी उसमें। ऐसा क्यों होता है? वाष्पीकरण के कारण ही होता है।
अब वाष्पीकरण कब बढ़ता है कब घटता है इसको भी पढ़ना है, जानना है। तो क्वेश्चन पूछता है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं। तो हमारी अगली हेडिंग होगी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सतही क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहने का मतलब जिस बर्तन में हमने द्रव रखा हुआ है अगर उसका क्षेत्रफल बढ़ा दें तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए चाय को हम एक कप में ले लें और एक प्याले में ले लें तो किसमें जल्दी से ठंडा हो जाएगा? तो कप का जो क्षेत्रफल है, सतह का क्षेत्रफल ऊपर जिस पे लेयर है तो उसका कम है, जबकि प्याले का क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है। इसलिए क्या होगा कि प्याले के केस में वाष्पीकरण तेज़ी से होगा और तेज़ी से होने की वजह से चाय हमारी जल्दी ठंडी हो जाएगी। सीधा मतलब फर्क क्या पड़ता है? द्रव की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अतः वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। जैसे जनरल हम ये जान लें कि मान लीजिए एक गिलास पानी, सेम मात्रा में एक गिलास पानी ले जा करके वायु में क्या बोलते हैं धूप में रख दीजिए और उसी पानी को उतना ही पानी सेम किसी प्लेट में रख के धूप में रख दें तो पाया जाए कि सबसे पहले कौन सा पानी ख़त्म हो जाएगा। तो जनरल आपके माइंड में ये बात आएगी कि क्या बोलते हैं वो प्लेट वाला पानी तेज़ी से वाष्पित हो करके ख़त्म हो जाएगा। या जनरल कपड़े का एग्जाम्पल लीजिए। कपड़ा जब हम धो करके सुखाने जाते हैं तो हम उसको फैलाते हैं, जबकि वैसे भी रख दें तब भी सूखेगा, लेकिन क्यों फैलाते हैं? फैला देते हैं तो उसका सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैलाते हैं। तापमान, टेम्परेचर, तो ये तो जनरल जानते हैं कि तापमान में वृद्धि करने पर कणों की पर्याप्त मात्रा में गतिज ऊर्जा मिलती है। जनरल केस में क्या होता है, कुछ भाग में गतिज ऊर्जा तेज होती है, जिसकी वजह से कण क्या होते हैं आकर्षण बल से मुक्त होकर के वायुमंडल में जाते हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा कणों की बढ़ेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कण क्या होंगे वायुमंडल में अपने सतह को छोड़कर जाने लगेंगे, जिसकी वजह से वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। तो तापमान में वृद्धि करने पर कणों को पर्याप्त मात्रा में गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे शीघ्र वाष्पीकृत हो जाते हैं। अतः द्रव का ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगला है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। वायुमंडल में अगर नमी है मतलब जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा है तब क्या प्रभाव पड़ेगा वाष्पन पर? तो वायुमंडल में जो जलवाष्प पाई जाती है उसे ही हम आर्द्रता या नमी कहते हैं। वायु में आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। कहने का मतलब अगर वायुमंडल में पहले से ही जलवाष्प होगा, जब पहले से ही जलवाष्प मौजूद है तो फिर जो मतलब कि अगर कपड़ा ही हम सुखा रहे हैं तो कपड़े के अंदर जो जल के कण वाष्प बदल के बाहर जाना चाहेंगे तो ऑलरेडी पहले से इंगेज होगा पूरा उसका एरिया अगल बगल का, जिसकी वजह से अगर नमी ज़्यादा होगी वायुमंडल में तो हमारे वाष्पन की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी और कपड़े सुखाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अतः बरसात के दिनों में कपड़े देरी से सूखते हैं, जबकि शुष्क यानी गर्मी में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। बरसात में वाष्पन की दर घट जाती है क्योंकि बरसात में जगह जगह बारिश की वजह से मतलब हर जगह पानी होता है और बरसात के दिनों में जगह जगह क्या बोलते हैं पानी की वजह से वाष्प बन के पानी लगा रहता है, जिसकी वजह से पानी वाष्प बन के उड़ता है और वायुमंडल में जलवाष्प के कणों की मात्रा अधिक होती है, अर्थात आर्द्रता ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आर्द्रता अगर बढ़ती है तो वाष्पन की दर घटती है। अगला है वायु की गति। अगर हवा तेज़ चलेगी तो जनरल हम सोच भी सकते हैं कि हवा तेज़ चलेगी तो वाष्पन की दर बढ़ेगी या घटेगी। तो कभी कभी धूप भी नहीं होता है, हवा तेज़ चलती है तब भी हमारे कपड़े सूख जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि वायु की गति मतलब हवा अगर तेज़ चलती है तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है। वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वायु की गति अधिक होने पर जलवाष्प के कण मतलब अगर हम कपड़ा सुखा रहे हैं तो कपड़े के आसपास जो जलवाष्प के कण हैं वे जलवाष्प के कण को हवा उड़ा ले जाती है। बाकी वो खाली स्थान खाली हो जाता है, जिसकी वजह से आराम से वाष्पन होता है और वाष्पन की मात्रा बढ़ जाती है।
वायु की गति अधिक होने पर जलवाष्प के कण वायु में मिलकर उड़ जाते हैं, जिससे आसपास जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। जब जलवाष्प की मात्रा घट जाएगी तो अभी पढ़े हो कि आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, या आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, घटती है। ये 4 कारक थे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। जितना आप लोग लिख करके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, और 1 दिन और लगेगा, उसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा।